हाँ जी। तो हमने चैप्टर करना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करने से पहले एक बारी कैश बुक का थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं। कैश बुक के अंदर क्या होता है, हमारे पास में दो कॉलम होते हैं, एक तो कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम। क्यों होते हैं ये? कैश बुक इस तरीके से बनती है, हमारा एसेट है, डेबिट साइड पे इनकमिंग इनकमिंग ऑफ कैश और क्रेडिट साइड पे आउटगोइंग ऑफ कैश। यही हो रहा था। अच्छा, कैश कॉलम और बैंक कॉलम दो कॉलम बना लिए हमने। क्यों बनाए हमने दो कॉलम? इसलिए बनाए हमने दो कॉलम कि सर हमारे पास में हमें दो दो बुक्स ना लगानी पड़े, एक कैश बुक ना लगानी पड़े और एक बैंक अकाउंट का बनाना पड़े। तो हमने यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक बना दी। ठीक है जी। अब डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम ना रिकंसाइल करना चाहते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट को। बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल करना चाहते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमारे पास में बैंक के लिए क्या होता है? पासबुक। आपका अगर बैंक अकाउंट होता है तो आपके पास में एक पासबुक आपको बैंक इशू करता है। उसके अंदर इस तरीके के कॉलम्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। डिपॉजिट्स, विड्रॉल और टोटल। तो ये पासबुक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है? ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। ये जो पासबुक है ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, बैंक पॉइंट ऑफ व्यू। और ये कैश बुक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब सोच करके देखो कि अगर पासबुक के अंदर और कैश बुक के अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं तो उसका पता लगाने के बाद में हमें उनको ठीक करने के बाद ही सारी चीजों की जानकारी सही मिल सकती है। मतलब हम क्या कहते हैं कि बैंक की पासबुक कह रही है उसने हमारे को 50,000 देना है, लेकिन हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम कह रहा है, कैश बुक का कैश कॉलम नहीं, बैंक कॉलम कह रहा है कि हमारे बैंक में तो 70,000 रुपए। तो आपस में झगड़ा हो गया ना। तो ऐसे 20,000 रुपए के डिफरेंस की वजह क्या है, वो वजहें हमें पता लगती हैं। और उन वजहों के कारण क्या है वो अभी डिस्कस करेंगे। और साथ ही उन वजहों की वजह से उनको रिकंसाइल कैसा करना है ये हमें इस चैप्टर में करना है। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो मैंने इसको यहाँ से कैश कॉलम को ही काट दिया। क्यों? क्योंकि सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर पासबुक का कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ में मिलान किया जाना। बात समझ में आई? अच्छा, अब एक बात बताओ। पार्थ, मैं पार्थ को पैसे देता हूं, पार्थ के लिए नहीं, बस रखने के लिए, उसके लिए ये मेरे है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा एसेट है क्योंकि मेरा कैश है। और पार्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होगी सर? लायबिलिटी होगी, क्योंकि उससे मैं कभी भी ये ले सकता हूँ। मानते हो? तो जब भी मैं डिपॉजिट करवाता हूँ तो अपने बैंक कॉलम में क्या लिख देता हूँ? डेबिट साइड पे लिख देता हूँ इनकमिंग ऑफ कैश इन बैंक अकाउंट। यानी कि मैंने चेक डिपॉजिट करवाया तो मैं कहाँ लिखूं सर? डेबिट साइड ऑफ कैश बुक और डिपॉजिट साइड ऑफ पासबुक। मानते हो? अच्छा जी। अगर मैंने कुछ पैसे निकलवाए, चेक इशू किए, तो वो कहाँ आएंगे? क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में। और विड्रॉल, रेड से रेड और ब्लैक से ब्लैक। बात समझ में आ रही है? ठीक है। लेकिन किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इसी तरीके का बना देते हैं पासबुक। देखो ध्यान से। तो मैंने क्या किया, मैंने पासबुक को कुछ इस तरीके से किया, मैंने पासबुक को कुछ इस तरीके से बना दिया। ये है मेरी पासबुक और ये इसकी डेबिट साइड। यहां पे विड्रॉल लिख देता हूं।
और यहाँ पे डिपॉजिट्स लिख देना। और ये पासबुक बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, ठीक है जी। जब डिपॉजिट करवाता हूं तो पासबुक क्रेडिट क्यों हो जाता है? क्योंकि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी बढ़ जाती है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। और वही लायबिलिटी कम हो जाती है जब मैं जो है पैसा निकाल लेता हूँ। वही मैंने बैंक में जमा कराए थे 5 लाख और एक हफ्ते बाद निकाल करके ले आया 50,000, तो बैंक की लायबिलिटी कम हो गई ना, उसको मुझे कम पैसा देना पड़ेगा। तो विड्रॉल होता है तो डेबिट साइड पे। तो क्या मैं अब फाइनली एक बात ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि ये डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है, ठीक है जी। और ये डेबिट साइड इसकी है, ये डेबिट साइड इसकी क्रेडिट साइड है। तो ये वाली, और इसकी क्रेडिट, इसकी डेबिट। बात समझ में आई? लिखो इस चीज को, कैश बुक डेबिट इज इक्वल टू पासबुक क्रेडिट, और कैश बुक क्रेडिट पासबुक डेबिट। लिख लो इसको जल्दी से। बनाओ, फटाफट से बना लो। हाँ जी। अब कभी कभी क्या होता है, हमारा कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक का डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो मैच नहीं करते, मिसमैच करते हैं। मिसमैच करने के कारण क्या है? टाइम डिफरेंसेस। टाइम डिफरेंस का एक एग्जांपल देता हूं तुम्हारे को। मान लो मैंने चेक डिपॉजिट करवाया, आपने मेरे को फी दी चेक में, मैंने कहा इसको रिकॉर्ड करता हूं। पहले अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में मैंने रिकॉर्ड किया, क्या किया? कैश बुक को बढ़ा दिया, यानी कि डेबिट साइड पे लिख दिया। और फिर भागता भागता गया, सैटरडे शाम को 5 बजने में 2 मिनट पहले मैं पहुंच गया और भागता भागता फटाफट से ड्रॉप बॉक्स के अंदर डाल दिया। ड्रॉप बॉक्स के अंदर मैंने वो चेक डाल दिया। अब अगले दिन था संडे, और अगले दिन क्या था? 31 मार्च, और मंडे को था 1 अप्रैल। ईयर चेंज हो गया, मेरी कैश बुक बंद हो गई, इधर इनकी पासबुक भी बंद हो गई। दिखाई क्या दे रहा है? जो चेक मैंने डिपॉजिट किया था वो मेरी कैश बुक में तो रिकॉर्डेड है, जिससे मेरा बैलेंस बढ़ा हुआ है, लेकिन पासबुक में रिकॉर्डेड नहीं है। क्योंकि वो क्या कहते हैं? कहते हैं दिवाकर जी हम आपके नौकर थोड़ी हैं जो संडे को भी आपका चेक क्लियर करने के लिए आएंगे। तो चेक क्लियर तो हुआ 2 या 3 तारीख में, लेकिन टाइम डिफरेंस आ गया, और टाइम डिफरेंस की वजह से क्या हुआ सर? मिसमैच हो गया। तो पहला रीजन क्या था? टाइम डिफरेंस। अगला अननोन ट्रांजेक्शन। अब अननोन ट्रांजेक्शन का एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये पार्थ ने, अगेन फीस की बात करता हूं, मान लो ये पार्थ ने मुझे पैसे देने थे और पार्थ ने मुझे पैसे ना दे करके सरप्राइज देने के लिए डायरेक्टली क्या कर दिया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। और उन दिनों मान लो मोबाइल भी नहीं होता था हमारे पास जो एकदम से मैसेज आ जाए। तो अननोन हूं ना मैं, तो बैंक में पैसा बढ़ गया, पासबुक में तो इंक्रीज हो गया, लेकिन कैश बुक में नॉलेज ही नहीं है मुझे, तो मैंने एंट्री नहीं की, ना इसने मुझे बताया, तो फिर से मिसमैच हो जाएगा, अननोन ट्रांजैक्शन। तीसरा है एरर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने क्या किया? किसी को बिल पे करने थे, मैंने किसी को बिल्स पेबल करने थे। ये भाई साहब बैठे हुए, क्या नाम है? यश भाई को मैंने
यश भाई को मैंने 10,000 रुपए पे करने थे और मैंने यश के पास में ना मैं चला गया, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हम क्या करती हैं, मैं कहता हूँ ना रिटायर कर देता हूँ इसको अंडर रिबेट। तो मैं यश के पास में ड्यू डेट से पहले पहुंच गया, मैंने कहा यश बाबू मैंने तुम्हारे को 10,000 रुपए देने हैं, अगर मैं तुम्हें पहले ही दे दूं पैसे ड्यू डेट से तो क्या मुझे कुछ डिस्काउंट दोगे, कुछ रिबेट दोगे? यश कहता है हाँ ठीक है, मैं 500 रुपए कम कर दूंगा, यानी कि 9500 मुझे दे दो। मैंने कहा ओके सर डन। मैंने 9500 का चेक बनाया, इनको दे दिया और इन्होंने वहां से पैसे निकलवा लिए। अब सुनना, मैंने अपने अकाउंटेंट को क्या बोला, मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला, मैंने कहा मैंने यश के सारे ड्यूज क्लियर कर दिए हैं। अब अकाउंटेंट को सपना आएगा कि 9500 पे किए हैं या 10,000 पे किए हैं, नहीं आया ना। तो अकाउंटेंट ने एंट्री कितने से कर दी होगी, 10,000 रुपए से, है ना। तो अकाउंटेंट ने एंट्री कर दी 10,000 रुपए से, जबकि एक्चुअली मैंने इसको पे कितने किए हैं, 9500। तो क्या हो गया सर, मिसमैच हो गया, एरर हो गया एक तरीके का। या फिर मान लो कोई अमाउंट था, एरर का एक और एग्जांपल देता हूँ, कोई अमाउंट था, कोई चेक रिसीव किया था 1,00,000 रुपए और उसको खुशी खुशी में 10,00,000 रुपए लिख दिया, एक जीरो फालतू लगा दी। होता है ना ऐसा कभी कभी, एक जीरो फालतू लगा दी, या 81889 को 98 लिख दिया, तो ऐसे मिसमैच हो जाती है। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है, एरर है। तो रीजन समझिए मिसमैच के क्या क्या हो सकते हैं। अब वो रीजंस को जांचने के बाद हम क्या करेंगे, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। मान लो मेरा और नमन का झगड़ा हो गया किसी बात पे, लेकिन वो बात तो पता होनी चाहिए ना। तो नमन और मेरा झगड़ा हुआ कुछ बातों को लेकर के, ठीक है जी, ओके। अब उन बातों के ऊपर रिकंसिलिएशन कर रहे हैं हम, या तो नमन पीछे हटेगा या तो मैं पीछे हटूंगा, दोनों में से एक बंदा पीछे हटेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद में मैटर सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। अगर सारे के सारे रीजन, अगर सारे के सारे रीजन जो हमें पता थे हमने रिकंसाइल कर लिए, तो उसके बाद में जो नाराजगी थी वो खत्म हो जानी चाहिए। अगर स्टिल अगर कोई नाराजगी बनी हुई है तो इसका मतलब क्या है, कोई और भी कारण हो सकते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, जो रीजन हमने बनाए हुए हैं, जो क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, उनको रिकंसाइल करने के लिए। और वो रिकंसाइल करने के बावजूद भी अगर बैलेंस मैच नहीं करता एक दूसरे से, तो इसका मतलब कुछ और डिस्क्रिपेंसीज भी हैं। बात समझ में आई? ऐसा होगा नहीं है, ये मत सोच लेना एग्जाम में कि अच्छा अच्छा बैलेंस मैच नहीं हुआ तो कोई और डिस्क्रिपेंसी भी होगी, इसका मतलब ये तुमने क्वेश्चन का कांड कर दिया है। बात समझ में आई, ये कुछ गलत कर दिया तुमने। चलो जी, अब ये हमारे पास में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और इसको हमारे को समझना है। अब तक जो मैंने बताया, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ जी सुनो, बस शांत हो जाओ। देखो ये तुम्हारे पास में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट वाले को चेक करना, 3.15 पेज पे है, 3.15 पेज पे है, ठीक है। अच्छा देखो, एक एक चीज को ना पढ़ेंगे ध्यान से और समझेंगे। हाँ जी, देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारे को क्या करना है, मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी ऑनलाइन वाले बच्चों को, लेकिन मेरी आवाज सुनना ध्यान से। ओके सर। देखो हमें ना ये पॉइंट्स देखने हैं, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। और उसके बाद में ये फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ये चेक करना है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं, इसका ना मतलब समझ लेते हैं।
पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि कैश बुक जो है, कैश बुक का बैंक कॉलम उसकी गलती है, यानी कि वो गलत है, और पासबुक सही है। तो पासबुक को देखते हुए कैश बुक के अंदर हमें चेंजेस करने। देखो मेरी बात सुनो, अगर लिखा हुआ हो बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसका मतलब चेंजेस किसके अंदर होने हैं? चेंजेस इन कैश बुक। ठीक है जी, चेंजेस इन कैश बुक और पासबुक क्या है उसके इसमें करेक्ट है। बात समझ में आई? क्योंकि जिस चीज को हम बेस लेंगे उसके अंदर ही तो चेंजेस करेंगे ना, और जो चेंज हो रही है चीज वो गलत होगी, इसका मतलब पासबुक जो है वो सही है। इसी तरीके से अगर लिखा हो बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, तो चेंजेस किस में करेंगे सर? पासबुक में। और उस केस में सही क्या होगा? कैश बुक। सर हम पासबुक में कैसे चेंजेस कर सकते हैं अभी बताऊंगा थोड़े टाइम बाद, ठीक है जी। तो अभी तो हम पहला केस क्या कर रहे हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, और किसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं? कैश बुक के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, और वहां पे पासबुक क्या है? बिल्कुल सही है। ओके ठीक, अब आ जाओ देखते हैं। हाँ जी, एक एक पॉइंट सुनेंगे और समझेंगे और ऐड और लेस का पता लगाएंगे। सबसे पहले है हमारे पास में, हम सिर्फ इन पॉइंट्स को देखेंगे, हम सिर्फ इन पॉइंट्स को देखेंगे। ये पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। याद है भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, संडे आ गया था बीच में, ये वही वाला पॉइंट है, ठीक है जी, जहाँ पे टाइम डिफरेंस होता है। तो हमने क्या किया, चेक डिपॉजिट किया, लेकिन हमारे को एनकैश नहीं हुआ वो बैंक में। अब एक बात बताओ, सही कौन है? मन से पूछो, पासबुक सही है, तो जो बैलेंस हमने अननेसेसरी बढ़ा दिया था अपनी कैश बुक के अंदर, उसको वापस से क्या कर देंगे सर? कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखो सबसे पहले वाले में क्या लिखा हुआ है? सबट्रैक्ट। फर्स्ट कॉलम को देखना है आपने और समझना है चीजों को। ये बात समझ में आई कि सबट्रैक्ट क्यों हुआ? कोई भी बच्चा जिसको ना समझ में आया हो, बहुत ही आसान है ये चैप्टर। नेक्स्ट कहता है चेक इशू किए गए थे लेकिन प्रेजेंट नहीं किए गए थे बैंक में। चेक इशू किए गए लेकिन प्रेजेंट नहीं किए गए बैंक में। तो देखो बैंक में क्या हुआ होगा, बोलो। बैंक में हमने कोई चेंजेस हुए ही नहीं होंगे हमारे पास से। क्यों नहीं हुए होंगे? जिसको चेक दिया था वो नालायक था, वो जाकर के प्रेजेंट ही नहीं करने गया। अब बैंक थोड़ी ना आएगा पैसे देने के लिए। क्यों जी, गलत कह रहा हूँ? तो उसको प्रेजेंट करने चाहिए थे, उसने प्रेजेंट ही नहीं किए। तो अब सर बैंक हमारा कम नहीं हुआ, बैंक हमारा कम नहीं हुआ, और अननेसेसरी हमने कैश बुक को क्या कर दिया? कम कर दिया। कैश बुक को हमने क्या कर दिया? देखो ये पॉइंट देखेंगे और समझेंगे। हमने कैश बुक के अंदर क्या कर दिया होगा? कैश बुक को कम कर दिया था, और पासबुक के अंदर सर कोई भी चेंजेस नहीं हुए, नो चेंजेस। तो अब रेक्टिफिकेशन करते समय जिस बैलेंस को कम कर दिया था उसको वापस से बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं सर? प्लस करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 ध्यान से सुनो, क्या लिखा हुआ अगला? लो बुक दे दो मेरे को। देखो चेक डायरेक्टली, अभी ये थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे को एग्जांपल दिया था, किसी ने डायरेक्टली चेक डाल दिया, तो अब बोलो पासबुक में क्या हुआ होगा? सर पासबुक में बैलेंस बढ़ गया होगा, कैश बुक में कोई चेंजेस हुए नहीं होंगे। अब सही कौन है? पासबुक सही है, तो क्या करेंगे सर? कैश बुक को भी बढ़ा देंगे, यानी कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, कोई पॉइंट समझ ना आए पूछ लेना। इनकम डायरेक्टली
डिपॉजिट इनटू बैंक, इसका भी सेम ही चीज होने वाली है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। ठीक है जी, करंटली आ गई हमारे पास में। ओके सर, इसके बाद क्या दिया हुआ है, एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। मेरे इंश्योरेंस वाले मेरा हर साल दिमाग खाते थे, ठीक है जी, और इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले हर महीने दिमाग खाते थे। मैंने बैंक को बोला मेरे पास टाइम नहीं है, तुम इनको डायरेक्टली शक्ल देख के पे कर दिया करो, जैसे ही आए इनको पे कर देना। और ऐसी इंस्ट्रक्शन दे करके मैं भूल गया, तो बैंक से तो पैसे चले गए होंगे। बैंक ने जैसे ही वो डिपार्टमेंट उनके पास गया, उसने पैसे दे दिए, तो बैंक में क्या हो गया, पासबुक के अंदर बैलेंस कम हो गया, लेकिन कैश बुक के अंदर हमने कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं की। अब क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन के लिए बैलेंस कम करना पड़ेगा। बैलेंस कम करने का मतलब क्या है सर, माइनस कर देना पड़ेगा अपने बैलेंस में। कैश बुक का जो बैलेंस दिया हुआ होगा उसमें से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास, बैंक चार्जेस लेविड, लॉकर रेंट लेविड बाय बैंक। देखो बैंक चार्जेस थे कुछ, जैसे तुम कोई ट्रांजैक्शन करते हो और बहुत समय तक ट्रांजैक्शन ना करो किसी बैंक अकाउंट में, तो बैंक चार्जेस तुम्हारे ऊपर लग जाती है। तो क्या होते हैं, बैंक चार्जेस तुम्हारे ऊपर लग जाते हैं। या फिर तुमने एक लॉकर ले रखा हो तो लॉकर रेंट भी लगता है। तो ये दोनों ही पैसे तुम्हारे अकाउंट से काट लिए जाते हैं, बैंक घर पे मांगने नहीं आता। तो पासबुक के अंदर क्या एंट्री हुई होगी सर, पासबुक के अंदर बैलेंस कम हो गया होगा, और कैश बुक में कोई एंट्री ही नहीं, यानी कि हमने यहाँ पे कोई चेंजेस ही नहीं किए। अब सही कौन है सर, पासबुक सही है, तो क्या कर देंगे, बैलेंस को कम कर देंगे, माइनस हो जाएगा 6 and 7.5 आपकी बुक पर। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, अब इसको समझना जरा ध्यान से, इसको समझना जरा ध्यान से। क्या लिखा हुआ है वहां पे, रॉन्ग डेबिट। ये मेरी कैश बुक, ये मेरी पासबुक, ठीक है। क्या लिखा हुआ है वहां पे, रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक, रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक। कैश बुक में रॉन्ग डेबिट हो गया, ठीक है सर। रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक की एंट्री कहाँ की होगी मैंने, सर डेबिट साइड पे की होगी। मान लो मैंने 500 रुपए गलती से लिखी, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाना चाहता था, वहां पे रेंट लिखना चाहता था, गलती से मेरे हाथ में कैश बुक आ गई और मैंने आंखें बंद करके डेबिट साइड पे एंट्री कर दी। अब इससे हुआ क्या है, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक का मतलब क्या है, पैसे आ गए, पैसे आ गए। लेकिन बैंक में क्या वहां पे क्रेडिट हुआ होगा, और इसका डेबिट और उसका क्रेडिट सेम होना चाहिए ना, लेकिन वो थोड़ी ना ऐसे ही तुम्हारे करने से कोई भी चेंजेस कर देंगे। तो वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा सर, जब रॉन्ग डेबिट हुआ यानी कि बैलेंस बढ़ गया है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा 500 रुपए, यहाँ क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा, यानी कि मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अननेसेसरी जिसको बढ़ा दिया था उसको वापस से कम कर दूंगा। ये बात समझ में आई। इसी तरीके से लिखा हुआ है रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक, रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक। अब इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। क्रेडिट साइड का मतलब क्या है, भाई मैंने कोई पेमेंट करी नहीं है और खाम में कैश बुक के अंदर इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी, लेकिन बैंक में थोड़ी ना डेबिट हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जो मैंने बैलेंस कम कर दिया था उसको वापस से बढ़ाना पड़ेगा, डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। बैलेंस बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अच्छा, अगला देखते हैं, अगले में क्या लिखा हुआ है, अगले में लिखा हुआ है रॉन्ग डेबिट इन पासबुक। ओ माय गॉड, इस पॉइंट को समझने से पहले एक बात समझ लो। महाभारत देखिए तुम लोगों ने, ठीक है, मिलेगी नालायक टीवी पे, अच्छा सुनो सुनो सुनो, वंशा तो लेट गई,
स्लीपर क्लास में जाएगी। सुनो तो ना सर, महाभारत के अंदर एक पात्र था, एक कैरेक्टर कर्ण। उसने क्या किया था, किस लिए जाना जाता था वो दानवीर था, वो तो बात अलग है। लेकिन महाभारत के अंदर उसका क्या रोल था, उसने एक गलत बंदे का साथ दिया। बस अपने आप को इन दो पॉइंट्स के लिए कर्ण ही मान लेना। वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रॉन्ग डेबिट इन पासबुक, रॉन्ग डेबिट इन पासबुक। पासबुक में डेबिट कर दिया और लिखा हुआ है वहां पे रॉन्गली किया है, लिखा है वहां पे रॉन्गली किया है। पासबुक ने अगर गलती से भी कुछ गलत किया है तो कैश बुक भी उसकी गलतियों में उसका साथ देगी। क्यों? क्योंकि हमने है ना ये कसम खा रखी है इस पॉइंट में कि पासबुक सही है और कैश बुक गलत है। तो जिसको हम सही मान लेते हैं ना शुरू में, वो अगर गलती पे भी है तो उसकी गलतियों में उसका साथ देते हुए अपने अंदर चेंजेस करो, यानी कि कैश बुक ये कहेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो वह लिखा हुआ है, ऐसा मत कर देना सर लिखा तो था रॉन्ग डेबिट है तो क्यों ना इसको राइट कर दूं। पासबुक को राइट नहीं करना, कैश बुक के अंदर चेंजेस करना है। यानी कि सर कैश बुक को जानबूझ करके गलत करे, हाँ करो सर, ये तो गलत बात है। अरे भैया गलत बात नहीं है, रिकंसिलेशन हो रही है। जब हम पैचअप कर रहे होते तो कुछ मुद्दों पे हमें पता है ना कि हमारी गलती नहीं है, बावजूद उसके हम हाथ पैर जोड़ रहे हो, ऐसा होता है ना। तो बस ऐसा ही तेरे को नहीं पता, कह रहा नहीं मैं तो खानदानी ठाकुर हूँ, मैं तो पैचअप करता ही नहीं, मैं तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ही बनाता है। तो ऐसे कहने वाले ना पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, बाबू मान क्यों नहीं जाते, बाबू मान क्यों नहीं जानते। अच्छा जी, सुनो जी, देखो तो ना हमने क्या बोला सर यहाँ पॉइंट के अंदर, क्या रॉन्ग डेबिट, रॉन्ग डेबिट है ना, रॉन्ग डेबिट इन पासबुक। तो देखो सर इसका डेबिट क्या है, इसका क्रेडिट होना चाहिए, मानते हो शुरुआत में बता दिया था। अच्छा कैश बुक के क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स होती हैं, यानी कि बैलेंस क्या हो गया होगा, माइनस हो गया होगा, माइनस कर देगी, तो कैश बुक को माइनस कर देगी। अच्छा अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक, रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक। ठीक है जी, ये पासबुक के अंदर रॉन्गली क्रेडिट कर दिया। अब ये ऐसे कैसे हो गया होगा सर, ये ऐसे कैसे हो गया होगा, भाई दो सिमिलर नेम के बंदे थे, ठीक है जी, राम और राम जी, ठीक है जी, ओके। तो राम के अकाउंट को क्रेडिट करना था बैंक वालों ने, राम जी के अकाउंट को कर दिया। बात समझ में आई? ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, पॉइंट दिए हुए होते हैं तो क्रेडिट कर दिया। अच्छा अब इसने गलती से किया, हम भी क्या कर देंगे जी, इसका क्रेडिट हमारा डेबिट, तो हम भी यहाँ एंट्री कर देंगे, इसकी गलतियों में साथ देंगे, ओके। अच्छा इसकी गलतियों में साथ देने की वजह से कैश बुक का डेबिट बैलेंस ये क्या होता है, इनकमिंग, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जो बोलने जा रहा हूं उसको जरा अच्छे से समझना, अगले 4 पॉइंट थोड़े से महंगे साबित हो सकते हैं। पहले तो चलो जो चीज महंगी साबित होती है ना उसको पहले है ना हल्का बना देते हैं, उसको सस्ता ही कर देते हैं ताकि वो महंगी रहे ही ना, उसमें गलती हो ही ना। तुम्हें ये मालूम है कि ओवर कास्ट और अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है, बताओ। ओवर कास्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा वैल्यू लगाई हुई है, सही वैल्यू लगाने के लिए क्या करेंगे, उसको कम करेंगे। और अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है, ये तो सबको ही मालूम होगा, हमारा पेट डायलॉग होता है, हल्के में लेना है तो भाई को, है ना, लड़के लोग बोलते हैं ना ऐसे, यानी कि कम आंकना। अंडर कास्ट का मतलब क्या है, कम आंकना, सही करने के लिए क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ये बात समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई। देखो ये वर्ड कहां से आए हैं, ये बिजनेस स्टडीज में तुमने ओवर कैपिटलाइजेशन और
अंडर कैपिटलाइजेशन पढ़ा हुआ, ठीक है जी। अब पढ़ लेते हैं सर हमारे पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ। देखो क्या लिखा है, देखो साथ में पूछ रहा है उससे, कहता है कहता पढ़ा हुआ है, सही कह रहा है ये, पढ़ा हुआ हमने न रहा है। देखो कंफर्म कर रहा है, आ गया ऐसा कुछ। देखो अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड, अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक। बैंक अकाउंट इन कैश बुक कभी नहीं हो सकता, कैश बुक तो खुद में एक अकाउंट है, अकाउंट में अकाउंट है, ऐसे कैसे हो सकता है, वहां मिसप्रिंट है। तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक है, वो उसको ठीक कर लो, ठीक है जी। पीडीएफ में ठीक कर लूं, वो मेरे पास में भी है नहीं डिजिटल पेन और प्लेट, वरना मैं कर देता, पिछली वाली वीडियो में मैंने ठीक कर दिया। अच्छा सुनो, क्या मैं कह रहा था, एक बार बोलो, बात बता क्या लिखा हुआ है। अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक, यानी कि गलती कहाँ हुई है, कैश बुक के डेबिट साइड पे बैंक कॉलम के अंदर। यहाँ बैंक कॉलम ना भी लिखा होता तो हमें पता लग जाता बैंक कॉलम की ही बात कर रहे हैं सर, पासबुक के लिए, है ना। अच्छा, गलती यहाँ हुई है, और गलती क्या हुई है, अंडर कास्ट लिखा हुआ, कम लिखा हुआ है। अच्छा, इसका डेबिट उसका क्रेडिट होता है, मान लो अंडर कास्ट का मतलब क्या है, असल में ये फिगर 5,000 थी, लेकिन लिखी कितनी गई है, 4500, ऐसे लिखा गया। तो दिख रहा है अंडर कास्ट है, आजकल 4500 रुपए को 5,000 से कम माना जा रहा है, ठीक है जी, ओके। तो अंडर कास्ट का केस बन गया। अच्छा, अब इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, पासबुक सही है ना, पासबुक सही है, तो हम इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे 500 रुपए और लिख देंगे। अगर डेबिट साइड पे कैश बुक की 500 रुपए और लिखे जाते हैं तो बैलेंस के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं, ऐड हो जाने वाला है, बैलेंस बढ़ जाएगा। बात समझ में आई। अगला वाला क्या लिखा हुआ, ओवरकास्ट ऑफ डेबिट साइड, ठीक है जी, ओवरकास्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश, डेबिट साइड ही लिखा है ना। चलो अब वो चारों में बैंक कॉलम करना है, चारों में बैंक कॉलम ही करना है, बैंक अकाउंट, अकाउंट के अंदर अकाउंट नहीं होता, ठीक है जी, ओके। अच्छा, तो क्या मैं कह रहा हूं, ओवरकास्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक। देखो ओवरकास्ट का केस बना देते हैं, 6,000, 6,000 इज ग्रेटर देन, अब देखो सिचुएशन दिखाई दे रही है, ओवरकास्ट है ना। अब ठीक करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो ठीक किसको करना है, किसको करना है, तो यहाँ पे 1,000 लिख दूं तो ठीक हो जाएगा, हाँ सर। अच्छा, कैश बुक को क्रेडिट करने से क्या होता है, बैलेंस कम होता है या बढ़ता है, कम होता है सर, तो माइनस कर देगी। बात समझ में आई, ओके। अगला बोल पार्ट, अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, ठीक है जी, कहता है अंडर कास्ट ऑफ क्रेडिट साइड, अगला क्या है, अंडर कास्ट ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक, यानी कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अंडर कास्ट था 4500 रुपए, तो इसका क्रेडिट इसका डेबिट होता है, यहाँ 5,000 होना चाहिए, अंडर कास्ट की सिचुएशन है। अब क्या करेंगे, 500 रुपए यहाँ पे और लिख देंगे। अच्छा, अगर कैश बुक की क्रेडिट साइड पे 500 रुपए और लिख दो तो बैलेंस बढ़ा है या घटा है, घटा है सर, माइनस कर देंगे। हाँ घटा है ना, क्रेडिट साइड पे तो पेमेंट्स होती है ना, विड्रॉल्स होते हैं, बात समझ में आई, तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं, अगला बोल, ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड। ये देखो ओवरकास्टिंग हो गई, पेमेंट की थी हमने 5,000 की, किसी को चेक इशू किया था 5,000 रुपए का, हमारा पासबुक डेबिट हुआ होगा, हमने कैश बुक को क्रेडिट करना था कितने से, 5 से, लेकिन यहाँ 6 लिख दिया। अब देखो 1,000 फिर से डेबिट कर दूं
अच्छा, कैश बुक के डेबिट करने से क्या हो जाता है, बैलेंस ऐड हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगला बोल पार्ट, We are collected directly by. हाँ, बैंक बी आर डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, बिल्स रिसीवेबल थी और उसको हमने सेंड फॉर कलेक्शन किया हुआ था, और सेंड फॉर कलेक्शन करके ना अपन भूल गए, तो बैंक में तो पैसे आ गए, यानी कि क्रेडिट हो गया होगा। मान लो 50,000 रुपए का बी आर एन कैश हो गया, तो बैंक में पैसा बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, तो अब इसकी डेबिट साइड पे भी 50,000 लिखना होगा। डेबिट साइड पे कैश बुक की अगर लिखता हूं तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है जी, लास्ट वाले पॉइंट को डिसऑनर के साथ में देखेंगे, क्योंकि वो डिसऑनर के साथ का रिलेटेड है। ओके जी, ये सारे पॉइंट्स अच्छे से अपनी बुक में देख लो, किसी भाई बहन या माता को ना समझ में आया हो कुछ वापस से पूछ सकता है। ये लो जी ऑनलाइन वालों, तुम्हारे लिए भी मैं यहाँ पे फाइल ओपन कर देता हूँ, ये लो। चेक कर लो सर, किसी को कुछ पूछने का है तो पूछ लो, टेक योर टाइम। फर्स्ट वाले को ही देखना है, सिर्फ सारे पॉइंट को देखना है, बाकी तीन को मत देखना, सिर्फ पहले वाले कॉलम को देखना है। ऑनलाइन वाले बच्चों सिर्फ इस कॉलम को देखना है, इसको फर्स्ट वाले को। हाँ जी बच्चों, देखो ये क्वेश्चन है तुम लोगों के सामने, ये हमारे पास में पीडीएफ है जो मैंने भेजी है। हाँ जी, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं या जो बच्चा बाद में रिकॉर्डेड देख रहा हो, वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले, ताकि हम आगे चल सके, और फिर क्वेश्चन जो है हम अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, ले लो फटाफट से। हाँ जी, सबसे नीचे लिखा हुआ है बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक 39,570 रुपीज, सबसे नीचे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड के साथ में, है ना। तो हम क्या बनाएंगे, अपने आंसर को बनाएंगे इस तरीके से। आ जाओ जी, क्वेश्चन करते। देखो पहले हम क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना बैलेंस दिया हुआ सर, 39,570। ओके, एक कॉलम बना लो प्लस का, एक बना लो माइनस का, ये प्लस आइटम्स, ये माइनस आइटम्स, और ये पर्टिकुलर्स नहीं,
प्लस और माइनस ही लिखना, ठीक है। अच्छा अब देखो पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आउट ऑफ 20,500 पेड इन कैश एंड बाय चेक इनटू बैंक एज ऑन 27 मार्च, check amounted to rupees 7,500 were collected on 7th of April। हाँ जी, मतलब क्या हुआ, कहते हैं हमने ना कुछ कैश और कुछ बैंक, कुछ कैश और कुछ चेक जिसकी वैल्यू थी 20,500 रुपए, उसको बैंक में डिपॉजिट करवाया, सारा का सारा जमा हो गया, यानी कि हमने जो बैंक में जमा करवाया था वो सारा का सारा जमा हो गया, सिवाय 7,500 के जो जमा हुआ कब, डिपॉजिट हुआ कब, 7th ऑफ अप्रैल। अब 7th ऑफ अप्रैल तो नेक्स्ट ईयर है ना, यानी कि 7,500 को छोड़ के बाकी सारे से हमारा कैश बुक भी बढ़ गया है और पासबुक भी बढ़ गया है, तो 7,500 का डिफरेंस है। अब हुआ क्या है, कैश बुक के अंदर 7,500 हमने ज्यादा बढ़ा रखा है, अब सही कौन है, पासबुक, तो पासबुक ने इसको नहीं बढ़ाया तो कैश बुक को भी कम कर देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। सर क्लियर हुए तो हैं 7 अप्रैल को, वो चाचा 7 अप्रैल नेक्स्ट ईयर है, हमें 31 मार्च तक की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। ऊपर क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 मार्च, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31 मार्च। चलो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, हाँ जी, इसको हम माइनस साइड पे लिख देंगे 7,500, कोई शक, सर इसमें भी नरेशन लिखेंगे जो भाई पार्शियल जो है सो क्लियर हो जाएगा और नहीं नहीं नहीं, कोई नरेशन नहीं लिखनी, बस इतना ही लिखना है, ये 7500 इसके लिए था। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कलेक्ट नहीं किया बैंक ने, इसका मतलब ये है, और क्लियर का मतलब भी सेम होता है, भाई कलेक्ट कर लेता तो क्लियर कर देता ना, फर्क कुछ नहीं है, एक ही बात है, चाहे कलेक्टेड लिख लो चाहे क्लियर लिख लो, क्लियर लिखोगे ज्यादा बढ़िया। हाँ जी, अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, अगले पॉइंट में लिखा हुआ है चेक्स एंड कैश अमाउंटेड टू रुपीज 4,800 were deposited into bank on 26 March but credit given for 3,800 only। अब देखो ध्यान से सुनो, मैंने चेक डिपॉजिट कराए कितने के, 4,800 के, लेकिन क्रेडिट मिला सिर्फ 3,800 का, कितने का क्रेडिट नहीं मिला, 1,000 रुपए का ना, 1,000 का क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन कैश बुक के अंदर तो मैंने दोनों ही बढ़ा दिए, कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम में मैंने कितने की एंट्री कर दी, 4,800 के अंदर, बैंक के अंदर कितनी एंट्री हुई है, 3,800 की, बढ़ा दोनों में है, लेकिन एक में 4,800, कैश बुक में 4,800 और बैंक में 3,800, ठीक है, ठीक कह रहा हूँ। अब सही कौन है, पासबुक यानी कि बैंक सही है, ठीक है सर, तो वापस से जिसको मैंने बढ़ा दिया था कैश बुक में उसको क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, तो क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, लेस वाली साइड पे कितना लिख दूंगा, 1,000 रुपया। सर पहले वाले पॉइंट और इस पॉइंट में क्या डिफरेंस है, सर वहां पे अमाउंट डिफरेंस का कैलकुलेट करके दिया हुआ था और यहाँ हमने कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे भी सेम ही लिखेंगे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। सर यहाँ तो अंदर क्लियर है ना, अंदर में क्या क्या क्या, नहीं हुआ क्या था, हमने तो कम करना है ना हमारे, 48 रुपए दिया, लेकिन 38 रुपए, हाँ तो वो सही तो है ना, लाइन कोई और लिख दो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड ऐसे लिख दो, मतलब तो यही है, कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार, फिर वो डलो क्यों दिएगा, लो नाराज मत हो, चेक्स डिपॉजिटेड, तो तुम भी तो तुझे दिया
बट नॉट क्रेडिटेड। अरे झंडुओ, कंप्लीटली लो। अरे झंडुओ, एक बात बताओ, चेक क्लियर ना किया हो, कलेक्ट ना किया हो, या फिर क्रेडिट ना किया हो, मतलब तो सेम है। नरेशन के पीछे मत भागना, फाइनल आंसर इसका है, और उसकी नरेशन सही होनी चाहिए बस, जिससे कि हम उसको जस्टिफाई कर सके। अब तुम चाहे क्लियर लिख लो, क्रेडिटेड लिख लो, अंडर क्रेडिटेड लिख लो, और कोई ड्रामा तुम्हारे दिमाग में है वो लिख लो, ठीक है। अच्छा आओ, कोई बात नहीं, चलो अब देखो आगे में क्या लिखा हुआ अगले में, आउट ऑफ चेक्स अमाउंटेड टू ₹7800 drawn on 26 मार्च, ए चेक फॉर 2500 was encashed, क्या ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले? चेक कर लेते हैं, मुझे कुछ डाउट हो रहा है। हाँ यही है, आउट ऑफ चेक 7800, हाँ ठीक है। चलो देखो पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है, आउट ऑफ चेक अमाउंटेड टू 7800 ड्रॉन ऑन 26 मार्च, ए चेक ऑफ 2500 वाज एनकैश्ड ऑन 3rd of April। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ऐसा हुआ कि 7800 के हमने चेक इशू किए थे, लेकिन हाँ 26 मार्च को, तो हमने अपनी कैश बुक को कम कर दिया होगा 7800 से, लेकिन सिर्फ 2500 के जो चेक थे वो कैश कब कराए गए? अगले महीने करवाए गए। तो कितने के चेक इशू करवा लिए गए, मतलब प्रेजेंट कर दिए गए? तो सबसे पहले 2500 के डिफरेंस को लिखेंगे, क्या करेंगे वो बाद की बात है, एड या लेस। लेकिन एक बात मैं यहाँ लिख देता हूं, चेक्स इशूड but not presented for payment, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, मैंने अननेसेसरी अपनी कैश बुक को कम कर दिया होगा, लेकिन मेरी कैश बुक 2500 से कम नहीं हुई होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो तो कम हो रही है अगले महीने 2500 से। तो अब क्या करेंगे, जिसको मैंने कम कर दिया था उसको वापस से बढ़ा दूंगा, यानी कि ऐड साइड पे लिख दूंगा 2500। अरे ये ऐड के कॉलम में तो पाकिस्तान के अंदर ये नरेशन बताओ, कंप्लीटली और पेमेंट परचेस। अच्छा जी, आगे डी पॉइंट देखना, चेक्स इशूड टू क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹20,000 ऑन 25 मार्च, आउट ऑफ विच चेक्स वर्थ ₹3,000 वर प्रेजेंटेड टू बैंक ऑन 31st मार्च, अप टू 31st मार्च। यानी कि हमने 20,000 दिए थे और उसने सिर्फ प्रेजेंट किए 17,000 के। हमने कैश बुक को कितने से कम कर दिया होगा? 20 से। हमने कैश बुक को 20 से कम कर दिया होगा, उसने पासबुक को कितने से कम करवाया? 3,000 रुपए से। ये 31st मार्च का है ना, तो उसी मंथ में हो गया ये। हाँ, तो उसमें तो 17,000 रुपए का डिफरेंस है। आप गलत समझ रहे हैं सर जी, ध्यान से समझो। वहां लिखा क्या कहता है, हमने अपने क्रेडिटर को पैसे दिए, चेक दिए, कितने के? 20,000 अलग अलग चेक दिए 20,000 रुपए के, और उसने प्रेजेंट किए अप टू 31st मार्च सिर्फ 3,000, यानी कि उसने बैंक से निकलवाए कितने होंगे? 3,000। 17,000 रुपए नहीं निकलवाए। अच्छा, कैश बुक के अंदर क्या हुआ होगा? मैंने बैलेंस को 20 से कम कर दिया होगा, और यहाँ बैलेंस 3 से कम हुआ है पासबुक में, तो 17,000 रुपए एक्सेसिव से कम कर रखा, उसको वापस से बढ़ा दूंगा। तो क्या लिख दूंगा? चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है जी। तो एड बैक कर दूंगा कितने? 17,000 रुपए। फोर्थ पॉइंट। अच्छा जी, बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलो आगे चलते हैं।
A check for rupees 1000 entered in cash book but omitted to be banked on 31st March. हाँ भाई मेरे को एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? चेक फॉर रुपीज 1000 एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक के अंदर एंटर कर गया, लेकिन डेबिट या क्रेडिट तो लिखा ही नहीं है। बोलो क्या करेंगे? बोलो रिसीव हुआ है। एंटर्ड इन कैश बुक का मतलब कोई क्रेडिटर पेमेंट मतलब कोई डेटर पेमेंट किया है बट उसको हमें चेक रिसीव हुआ है, ये बात समझते हो, और उसको हम एंटर कर देंगे तो डेबिट साइड पे ही करेंगे ना। तो कोई हमने क्या किया, हमें किसी ने पैसे दिए, 1000 रुपए चेक दिया और उस चेक को हमने कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे एंटर कर दिया होगा, लेकिन बैंक में डिपॉजिट करवाना ही भूल गए। तो पासबुक में बैंक में बैलेंस बढ़ा होगा क्या? नहीं सर। तो कैश बुक को जो अननेसेसरी बढ़ा दिया था उसको कम कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? चेक्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक but not deposited in bank तो माइनस कर देंगे 1000 को। ठीक है जी, इन सबको हटा दिए यहाँ से। अच्छा जी, अगली ट्रांजैक्शन क्या है? अगली ट्रांजैक्शन दी हुई है ए चेक फॉर ₹600 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है जी, बट omitted to record in cash book and was collected by bank on 30th March। हमने डिपॉजिट करवा दिया, किसी ने हमें पैसे दिए, उसका रिवर्सल है। ठीक है जी, पहले वाले पॉइंट का, इससे पहले वाले पॉइंट का, किसी ने हमें चेक दिया, हम खुशी खुशी में भागते हुए फटाफट से उसको बैंक ले गए, अपने यहाँ रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो बैंक में पासबुक बढ़ गई होगी। अब कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक सही है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे जी? नेक्स्ट कौन सा पॉइंट था ये? 6th पॉइंट, चेक्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक but deposited in bank। तो बैलेंस को बढ़ा दो, कितने से? 600 रुपए से। अच्छा जी, फिर लिखा हुआ है एक बिल रिसीवेबल फॉर ₹520 प्रीवियसली डिस्काउंटेड, डिस्काउंट बीइंग 20 रुपया with bank has been dishonored but advice was received on 1 अप्रैल। ध्यान से सुनो, हुआ क्या? हुआ यूं, ये हमारे पास में एक बिल्स रिसीवेबल था, ओके, इन्होंने मेरे को एक बीआर दिया था, मेरे लिए बीआर था, इनके लिए बिल्स पेबल था। मुझे इन्होंने बीआर दिया, मैंने पेशेंस नहीं रखी, बैंक से एल कैश करा लिया। कितने का बीआर था सर? 520 रुपए का। और बैंक से एनकैशमेंट कराने पे मुझे कितने मिले होंगे? 500 रुपए मिले होंगे। 20 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस के कट गए। अब ड्यू डेट पे इन्होंने पैसा देने से मना कर दिया बैंक को, तो अब क्या होगा? अब क्या हो सर? बैंक मेरे को पकड़ लेगा, और मेरे को पकड़ने के लिए घर पे आने की जरूरत नहीं है, वो मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर देगा। कितना डिडक्ट करेगा? 500, 520 या कुछ भी नहीं, 520 रुपए डिडक्ट कर देगा वो मेरे बैंक अकाउंट से। तो पासबुक के अंदर बैलेंस कम हो चुका है, और मुझे एडवाइस मिली है, यानी कि मेरे को पता लगा है तब 1 अप्रैल को, 31 मार्च को पता ही नहीं था। तो अब क्या करूं? मैं भी अपने बैलेंस को कम कर दूं। ठीक है जी,
तो यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे जी बी आर डिसऑनर, बी आर डिसऑनर्ड एंड कैश्ड अर्लियर। ठीक है जी, माइनस कर दो कितने का, 520 रुपए का। अच्छा आगे क्या कहते हैं, ए बिल्स फॉर ₹10,000 was retired oblique paid by bank under a rebate of 150 रुपए, but the full amount was credited in bank column of cash book। Oh my God, पहले तो एक बात बताओ, but the full amount of bill was credited in bank column of cash book। हाँ जी गुरुजी, जरा ये एक बात बताना, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है क्या, बिल 10,000 रुपए वॉज रिटायर्ड, ये बिल्स रिसीवेबल है या पेबल है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पेबल है। कैसे पता लगा, क्योंकि वहां लिखा हुआ है, नहीं रिटायर्ड से नहीं पता लगा, हमें यहाँ लिखा हुआ है कि क्रेडिट किया गया है बैंक कॉलम में कैश बुक की। क्रेडिट में क्या होता है, पेमेंट होती है ना, तो जाहिर सी बात है कि क्या है, ये बिल्स पेबल है। अब देखो ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एग्जांपल, क्या बोला था, किसी को मैंने पे करनी है, कितने पे करने हैं, 10,000, उसने मुझे 150 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो मैंने कितने पे किए होंगे, 9850, लेकिन मैंने कैश बुक के अंदर एंट्री क्या कर दी, जैसे 10,000 के 10,000 ही पे कर दिए, तो कैश बुक को मैंने कम कर दिया कितने से, 10,000 से, पासबुक कितने से कम हुई है, 9850 से। तो जो एक्सेसिव 150 रुपए से मैंने पासबुक को कम कर दिया है, कैश बुक को कम कर दिया है, उसको वापस से बढ़ा दूंगा, यानी कि क्रेडिटेड को डेबिटेड कर दूंगा, कितने से, 150 रुपए से। कैश बुक जब डेबिट होती है तो क्या हो जाता है, बैलेंस इंक्रीज हो जाता है, ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखो 150 रुपया ऐड साइड पे, और क्या लिखो इसकी नरेशन, डिस्काउंट received not considered earlier, या फिर rebate received not considered, rebate ही लिख लो इसको, rebate on retirement of bill received, rebate received not considered, now rectified। ओके अच्छा जी, आगे चलते हैं, एक चेक कौन, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, ए चेक ऑफ ₹1080 credited in passbook on March 28 being dishonored is debited again in passbook on 1st April। हाँ जी, जरा मेरे को इसका हिंदी अनुवाद बताना। एक चेक था 1080 का, जो कि क्रेडिट हो गया था पासबुक में कब, मार्च 28 को, और ये डिसऑनर हो गया कब, 1 अप्रैल को। There was no entry in cash book about the dishonor of check until 15 अप्रैल। भाई साहब कह रहे हैं इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्या आप इस बात से सहमत हैं, क्यों सहमत हैं, आपका रीजन गलत, आप गलत समझ रहे हैं, नहीं एंट्री होगी वो बात सही है, लेकिन आपका ना रीजन गलत है। बताऊं क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है डिसऑनर हुआ था कब, 28 को, उसने रेक्टिफाई कब किया इसको, 1 अप्रैल को। यानी कि किसी चीज के अंदर अगर बैंक ने चेंजेस किए हैं, मतलब किसी चीज के अंदर हमने कोई चेंजेस नहीं किए और बैंक ने जो चेंजेस किए हैं वो कब किए, 1 अप्रैल को, तो 31 को क्या सिचुएशन थी, ना बैंक ने किया ना हमने किया, तो इसकी कोई रेक्टिफिकेशन होगी क्या, नहीं हो सकती, कोई रिकंसिलेशन नहीं होगी, इसलिए नहीं होगा। आप ना असल में ये सोच रहे हो कि
28 मार्च को उसने डिसऑनर कर दिया था, नहीं 1 अप्रैल को उसने अपने बैंक से पैसा काटा है, तो 31 मार्च तक तो पैसा नहीं कटा होगा ना। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी दिखाया था ना, ऑनलाइन वाले बच्चे या फिर जो बाद में बच्चा वीडियो देख रहा है, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था पहले, नहीं लिया तो वापस जा करके दोबारा से ले लो। अच्छा जी, चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट, ए चेक ऑफ ₹200 drawn on a saving deposit account has been shown as drawn on current account of cash book। बोलो जी इसका क्या होगा? 200 प्लस, क्यों? एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकियों को समझ में नहीं आया। बोलो बोलो, इसका मतलब क्या हुआ? एक बार फिर से पढ़ लो। ए चेक ऑफ ₹200 drawn on a saving deposit account has been shown as drawn on current account of cash book। इसका मतलब क्या हुआ? पहले मेरे को इसका मतलब बताओ। जो उसके सेविंग अकाउंट से करता था वो करंट अकाउंट वो करंट अकाउंट से काट दिया, जो सेविंग से काटना था वो करंट अकाउंट से काट दिया, तो जो पैसा कट गया है वो अननेसेसरी कटा है, उसको वापस से ऐड बैक कर दे। ठीक है जी, तो यहाँ पे सेम नरेशन लिख देना, सेम और ₹200 ऐड बैक कर देंगे। ठीक है जी, गलती से हुआ था ये। अच्छा, अब जो भी बैलेंस आएगा वो बैलेंस होगा बैलेंस एज पर पासबुक, लास्ट में लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, लास्ट में जो बैलेंस आएगा